जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। रियल एनालिसिस सीरीज़ आज हमारा सेकंड लेक्चर है सीरीज़ का। और लास्ट टाइम हमने सीरीज़ को डिफ़ाइन किया था और हमने सीरीज़ में बताया था जिस सीरीज़ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है उसकी कन्वर्जेंस। मींस कि क्या आप नंबर्स का सम कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने एक डेफिनेशन बनाई थी कि आप क्या करेंगे, सीरीज़ से एक सीक्वेंस जनरेट कर लेंगे। उस सीक्वेंस को हमने कहा था सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, और हमने कहा था कि अगर ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कन्वर्जेंट है तो सीरीज़ कन्वर्जेंट है, और अगर ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डाइवर्जेंट है तो सीरीज़ डाइवर्जेंट है। और फर्दर जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की लिमिट थी, बेसिकली एल जो था वही सीरीज़ का सम था। उसके बाद हमने एक थ्योरम बनाया था कि अगर कोई सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो उसकी nth टर्म की लिमिट लाजमी ज़ीरो होगी, और इसी का कॉन्ट्रा पॉजिटिव ये बना था कि अगर nth टर्म की लिमिट नॉन ज़ीरो है तो सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी। अब नेक्स्ट थ्योरम पे आ जाइए। नेक्स्ट थ्योरम क्या है कि लेट summation a n is from 1 to infinity be a series, ठीक है, with non-negative terms, with non-negative terms then summation a n is from 1 to infinity is convergent if and only if and only if the sequence of its partial sums is bounded। देखिए अब इसमें एक बात बड़ी क्लियर है कि अगर हमारी जो सीरीज जो है वो नॉन नेगेटिव टर्म्स की है, नॉन नेगेटिव टर्म की सीरीज है, तो इसका मतलब जब S1 बनाएंगे A1 और S2 बनाएंगे A1 प्लस A2, सर्टनली ये ग्रेटर देन A1 होगा जो कि S1 था। इसका मतलब S2 ग्रेटर देन S1 होगा, क्योंकि नॉन नेगेटिव टर्म्स है ना जी। आपने कुछ नंबर ऐड ही किया ना पहले में, बेशक जितना भी छोटा है, हमें इससे गर्ज नहीं है, नॉन नेगेटिव नंबर है, आपने नॉन नेगेटिव नंबर पहले नंबर में ऐड किया है, तो इसका मतलब S2 जो है पक्की बात है, इसमें चूंकि ऐड हुआ है तो A1 से बड़ा है, A1 से बड़ा है तो उसको A1 क्या था S1, इसका S2 बड़ा है S1 से। यानी कि हमेशा जब आप S3 बात करेंगे तो वो S2 से बड़ा होगा, S4 जो है वो S3 से बड़ा होगा। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है ये इंक्रीजिंग है, ये क्या है, इंक्रीजिंग है। तो बस बात ख़त्म हुई। हमारे पास मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम जो सीक्वेंसेस में पढ़ा था हमने, वो क्या था कि भाई कोई भी सीक्वेंस जो है, जो मोनोटोन सीक्वेंस जो है, हमारा ये क्वेश्चन था, हमने ये कहा था सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड है, लेकिन बाउंडेड का कन्वर्जेंट होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फिर हमारे पास ये क्वेश्चन आया था कि कौन से बाउंडेड सीक्वेंसेस जो हैं वो कन्वर्जेंट है, तो उसका जवाब था जी जो मोनोटोन बाउंडेड सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होगा। इसका नाम था मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। नाउ लुक एट हियर। अब चूंकि हमारा जो नॉन नेगेटिव टर्म की सीरीज है, लिहाजा इसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है लाजमी मोनोटोन है, बल्कि इंक्रीजिंग है। इसका मतलब बस एक शर्त रहेगी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम पे, अगर वो बाउंडेड हो जाए, अगर वो बाउंडेड हो जाए तो वो मोनोटोन बाउंडेड हो गया, तो वो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट हो गया। अगर वो कन्वर्जेंट हो गया तो इसका मतलब है कि हमारी सीरीज कन्वर्जेंट होगी। दैट्स व्हाई लुक एट दिस नाउ। Let A be a series of non-negative terms, यानी कि ये जो मैंने एनसर्कल किया है नॉन नेगेटिव टर्म,
ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका ये फ़ायदा होगा कि हमारी जो सीरीज़ का जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो हमेशा इंक्रीजिंग होगा। वो क्या होगा जी? इंक्रीजिंग होगा। देन summation n is convergent if and only if the sequence of its partial sums is bounded, क्योंकि उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑलरेडी इंक्रीजिंग है, मोनोटोन है, तो वो बाउंडेड हो जाएगा तो वो क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं जी। प्रूफ इज वेरी सिंपल। proof since an greater than 0 for all n, अब ये नॉन नेगेटिव टर्म है, therefore the sequence the sequence Sk of partial sums of the series summation a k from 1 to infinity is increasing। अब आप सपोज कीजिए वो कन्वर्जेंट है, तो फिर वो उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम भी कन्वर्जेंट है, ठीक है, तो कन्वर्जेंट होगा तो बाउंडेड होगा। कन्वर्सली अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है वो इंक्रीजिंग है तो वो कब कन्वर्जेंट होगा? इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड, इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। हेंस बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, hence by monotone theorem for sequences जी क्या होगा जी कि एस के जो है वो कन्वर्जेंट होगा इफ एंड ओनली इफ इट इज द सीक्वेंस एस के इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। क्लियर हो गया जी? तो हमने ये साबित कर दिया कि चूँकि वो नॉन नेगेटिव टर्म की सीरीज थी, लिहाजा उसमें जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम था वो ऑब्वियसली इंक्रीजिंग था, तो अब उसकी जो कन्वर्जेंस है इनफैक्ट उसकी बाउंडेडनेस पे बेस करती है, तो वो कन्वर्जेंट होगा इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। इफ क्योंकि वो मोनोटोन है ना, मोनोटोन के लिए इफ एंड ओनली लगाना पड़ेगा, अदरवाइज मोनोटोन इंक्रीजिंग जो है वो तो एक ही सूरत में कन्वर्जेंट हो सकता है इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। ठीक है जी, वो थ्योरम के रेफरेंस से। तो वो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी अब सीरीज इसका मतलब है कन्वर्जेंट है इफ एंड ओनली इफ इट्स सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज बाउंडेड। कंसीक्वेंटली thus we deduce that summation a k varies from 1 to infinity is convergent if and only if sk the sequence of its partial sums is bounded।
बल्कि आपको ये भी याद होना चाहिए। फिर इन दिस केस जो उसकी जो लिमिट होगी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की, वो बेसिकली वो उसका सूप होगा, ठीक है। तो इन दिस केस limit k tends to infinity, sk will be equal to sup of sk, k belong to n, hence you can say summation a k will from 1 to infinity is equal to in fact sup of sk, k belong to n। तो ये देख ले, इसका अगर आपने जो सीरीज़ है वो सीरीज़ कन्वर्जेंट भी होगी और उसकी जो लिमिट है वो ये होगी। ये सारे का सारा जो है हमने पिछला चैप्टर यूज़ कर लिया। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स जो है चूँकि इंक्रीजिंग था और हमने कहा वो कन्वर्जेंट होगा इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ बाउंडेड, और यू नो अगर वो बाउंडेड होगा तो बाउंडेड अबव होगा, और उधर से इंक्रीजिंग है तो अपने सुप्रीमम को कन्वर्ज करेगा। और जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की लिमिट है बेसिकली वही सीरीज़ का सम है। तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की लिमिट उसका सुप्रीमम है और यही सुप्रीमम बेसिकली सीरीज़ की कन्वर्जेंस है। तो हम इसमें आपको ये भी कह सकते थे एंड हेंस शो दैट दिस सीरीज कन्वर्जिंग टू दिस सो, राइट। तो ये बिल्कुल जो है सीक्वेंस का पिछला रिजल्ट है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ओके, अब देखिए हम एक इसके लिए प्रूव कर देते हैं एक रिजल्ट। अगर हम लें जी summation 1 over n square n will is from 1 to infinity, look at this, ये हमारे पास नॉन नेगेटिव टर्म की सीरीज है, लिहाजा इसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो इंक्रीजिंग होगा। वो क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। सो हियर the sequence of partial sums must be monotone। अब हम इसका क्या करते हैं? अब देखिए, अगर ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इसको जरा समझिए। अगर हमारे पास जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो मोनोटोन हो, इंक्रीजिंग हो, तो अब आप उसका क्या करेंगे? आप कन्वर्जेंस के लिए आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बाउंडेड है। तो अगर वो बाउंडेड प्रूव नहीं होता तो उसका सब सीक्वेंस बाउंडेड प्रूव कर दीजिए, क्योंकि देखिए वो सीक्वेंस तो इंक्रीजिंग है, तो सब सीक्वेंस भी तो इन्फिनिट टर्म्स का सीक्वेंस है, उसने भी चलते चलते जहां मर्जी बाउंड लगा लीजिए उसको क्रॉस कर देगा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोन है तो उसका अगर कोई सब सीक्वेंस बाउंडेड है तो इसका मतलब वो सीक्वेंस खुद से बाउंडेड है। आप इसको इमेजिन कीजिए कि अगर सीक्वेंस इंक्रीजिंग है तो सब सीक्वेंस भी तो इसी की टर्म्स होती हैं, ये अल्टीमेटली ये भी इंक्रीजिंग है, तो सब सीक्वेंस भी जितना वो ऊपर जाता जाएगा ये भी जाता जाएगा। लेकिन अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि सब सीक्वेंस बाउंडेड है, सब सीक्वेंस आगे नहीं जाता, तो इसका मतलब क्या है? सब सीक्वेंस यहाँ खत्म हो गया? नो, दिस इज नॉट द केस। ये इसलिए हुआ कि सीक्वेंस खुद से बाउंडेड था, सीक्वेंस खुद भी इसके बाद जो है इस लाइन पर चलना शुरू हो गया, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि मोनोटोन के लिए हमारे पास फैसिलिटी है। अगर सीक्वेंस मोनोटोन है, ये गारंटी है कि आप सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम मोनोटोन है, तो अब अगर इस एसके को हम खुद से बाउंडेड प्रूव कर दें तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप एसके को खुद से बाउंडेड प्रूव नहीं कर सकते तो आप ये प्रूव कर दें कि उसके पास एक बाउंडेड सब सीक्वेंस है। अगर उसके पास बाउंडेड सब सीक्वेंस है तो इसका मतलब वो खुद से बाउंडेड है, क्योंकि वो मोनोटोन था। ये मोनोटोन के केस में हम बात कर रहे हैं। इसका उसके पास अगर बाउंडेड सब सीक्वेंस है तो वो खुद से बाउंडेड है बिकॉज ऑफ मोनोटोन। तो अब वो मोनोटोन भी है और बाउंडेड भी है, लिहाजा वो कन्वर्जेंट होगा, इसलिए सीरीज हमारी कन्वर्जेंट हो जाएगी। चलिए
तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, हम इसका एक सब सीक्वेंस वी विल फाइंड, सो वी विल फाइंड अ सब सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ दिस सीरीज विच इज बाउंडेड, राइट। अच्छा, अब आप दें जी एस के वन ले, एस के वन और के वन में ले रहा हूँ वन, ठीक है, यानी कि यहाँ पे के वन मैंने लिया वन, तो एस के वन क्या होगा, एस वन और एस वन वन ही आ जाएगा, राइट। अब के टू मैंने लिया है, के टू मैं ख़ास अंदाज से ले रहा हूँ, ये बेसिकली लिया था टू पावर वन माइनस वन, तो ये टू पावर टू माइनस वन ले लें, यानी कि ये में हमने थ्री लिया, क्या लिया, थ्री टू, तो एस के टू क्या होगा, वट वुड बी एस के टू, एस के टू होगा एस थ्री, क्योंकि के टू थ्री आया, एस के टू इज एस थ्री, तो एस थ्री इसका निकालिए, इसका एस थ्री, इसका मतलब वो होगा वन प्लस वन बाय टू स्क्वेयर प्लस वन बाय थ्री स्क्वेयर, ये है। और इसको आप लिख सकते हैं, इसके ऊपर गौर कीजिए, इसको लिख सकते हैं दिस इज लेस देन वन प्लस वन बाय टू स्क्वेयर प्लस वन बाय टू स्क्वेयर। अब उल्टा है, क्योंकि ये तो इसके बराबर है, इन दोनों का हमने इन दोनों को देखा है। आप देखिए कि उधर है फोर, उधर है नाइन, क्योंकि ये टू स्क्वायर है, थ्री स्क्वायर है, तो फोर लेस देन नाइन है और वन ओवर फोर ग्रेटर देन वन ओवर नाइन हो जाएगा। तो लुक, ये वन ओवर फोर है, इधर से पढ़िए ग्रेटर देन वन ओवर नाइन है, तो इनइक्वालिटी हमने सही बनाई है। आप इनइक्वालिटी जो मर्जी बनाइए, लेकिन वैलिड होनी चाहिए, उसमें गलती नहीं होती। तो इसका मतलब ये कितना गया, वन ओवर टू स्क्वायर, वन ओवर टू स्क्वायर, टू बाई टू स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू वन प्लस टू बाय टू स्क्वायर, वन बाय टू स्क्वायर। इस तरह से अब के थ्री लेंगे इसी अंदाज से, वो हमने लिए टू पावर थ्री माइनस वन, एट माइनस वन सेवन, तो एस के थ्री क्या होगा, वन प्लस वन बाय टू स्क्वेयर प्लस वन बाय थ्री स्क्वेयर प्लस वन बाय फोर स्क्वेयर प्लस वन बाय फाइव स्क्वेयर प्लस वन बाय सिक्स स्क्वेयर प्लस वन बाय सेवन स्क्वेयर। इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, और ये तो हम बना चुके हैं कि ये लेस देन वन प्लस टू बाई टू स्क्वेयर है, दिस इज लेस देन वन प्लस टू बाई टू स्क्वेयर प्लस, इसमें फिर हर एक को वन बाई एट से रिप्लेस कर दें, क्योंकि अब देखें ना, अगर आप देखें तो एट स्क्वेयर जो है वो ग्रेटर देन सेवन स्क्वेयर है, और वन बाई एट स्क्वेयर लेस देन वन ओवर सेवन स्क्वेयर हो जाएगा, यानी कि वन ओवर सेवन स्क्वेयर जो है वो हमने साबित करना है कि वन ओवर सेवन स्क्वेयर लेस देन, सॉरी फोर से कंपेयर कीजिए, फोर से, आप फोर से कंपेयर, एट स्क्वेयर ग्रेटर देन फोर स्क्वेयर, ठीक है, फाइव स्क्वेयर या सेवन स्क्वेयर, बल्कि ये सारे फाइव स्क्वेयर भी ग्रेटर देन फोर स्क्वेयर है, सिक्स स्क्वेयर भी ग्रेटर देन फोर स्क्वेयर है, सेवन स्क्वेयर भी ग्रेटर देन फोर स्क्वेयर है। हम फोर स्क्वेयर से कंपेयर, सेवन स्क्वेयर ग्रेटर देन फोर स्क्वेयर और वन ओवर सेवन स्क्वेयर लेस देन वन ओवर फोर स्क्वेयर। अब देखिए वन ओवर फोर स्क्वेयर जो है ये जो वन ओवर सेवन स्क्वेयर जो है वो लेस देन वन ओवर फोर स्क्वेयर, अगर इसकी जगह वन ओवर फोर स्क्वेयर तो ये लेस रिटेन रहेगा, तो इसका मतलब ये भी वन ओवर फोर स्क्वेयर, ये भी वन ओवर फोर स्क्वेयर, ये भी वन ओवर फोर स्क्वेयर, ये भी वन ओवर फोर स्क्वेयर। अब इसको अंडरस्टैंड कीजिए, फोर स्क्वेयर ठीक है, फाइव स्क्वेयर फोर स्क्वेयर, सेवन को समझ लें, सेवन स्क्वेयर वन ओवर सेवन स्क्वेयर इज लेस देन वन ओवर फोर स्क्वेयर, यस इट इज ट्रू, ये हमने बनाया है। वन ओवर सेवन स्क्वेयर लेस देन वन ओवर फोर स्क्वेयर, नो प्रॉब्लम। सिमिलरली वन ओवर सिक्स स्क्वेयर लेस देन वन ओवर फोर स्क्वेयर, तो ये मिलके कितना हो गया, फोर बाय फोर स्क्वेयर, फोर बाय फोर स्क्वेयर, और ये टू बाय टू स्क्वेयर, तो कितना बना जी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा
So S K3 will be equal to will be less than 1/2 square और ये बनेगा जी 4/4 स्क्वायर, ठीक है। तो ये 4/4 स्क्वायर, इसको यूँ भी लिख सकते हैं 2/2 स्क्वायर को 1/2 लिख दें और इसको 4 को काट लें तो 1/2 स्क्वायर। दिस इज 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर, क्योंकि ये 2 से कैंसिल, 4 से, तो ये 1/2 रह गया, ये 1/2 स्क्वायर। आर SK3 लेस देन 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर, यानी कि 3 है तो 2 तक जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा आप खुद से लिखिए, खुद से लिखेंगे। इसका अंदर SK4 जो लेस देन 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब एंड सो ऑन। SKJ है तो ये ग्रेटर देन 0, राइट जी। तो ये क्या होगा, दिस मस्ट बी लेस देन 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 पावर, अगर 4 है तो 3 तक आता है, तो J है तो J-1। अब ये बाइनोमियल सम है, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 इंटू 1 माइनस 1/2 पावर J ओवर 1 माइनस 1/2, राइट। इसमें से फिर इसको छोड़ देंगे तो 1 में से माइनस हो रहा है तो और लेस हो जाएगा, दिस मस्ट बी लेस देन 1 ओवर, और नीचे 1/2 रह जाएगा विच इज 2। सो SKJ इज लेस देन 2। यस, यू हैव ए सब सीक्वेंस SKJ विच इज बाउंडेड बाय 2। इसका मतलब SKJ एक सब सीक्वेंस है 1/n² का, जो कि 1/n² के सुमेशन 1/n² के सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का एक सब सीक्वेंस है जो कि बाउंडेड है। इसका मतलब जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो खुद से बाउंडेड है, राइट। This shows that SKJ is a bounded subsequence of SK. What is SK? The sequence of partial sums of 1/n²। तो 1/n² मोनोटोन थी, इसका तो ये सीक्वेंस खुद से ही बाउंडेड है, हेंस ये भी आप लिख सकते हैं, बट SK is monotone, so SK is bounded as well, hence it is a bounded monotone. It is a bounded monotone sequence, so it is convergent. Consequently, summation 1/n², n which is from 1 to infinity, is convergent. नहीं जी, अभी हमने कोई टेस्टिंग नहीं गई, हमने विदाउट एनी टेस्ट हमने ये बात प्रूव कर दी कि सुमेशन 1/n² इज कन्वर्जेंट। कैसे? सुमेशन 1/n² एक पॉजिटिव टर्म सीरीज थी, इसका हमने जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनाया वो इंक्रीजिंग हो गया। अब हमने इसका एक सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स का एक सब सीक्वेंस जनरेट किया जो कि बाउंडेड था, और हमने क्लेम किया क्योंकि एक मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस का सब सीक्वेंस जो है
वो बाउंडेड है, इसलिए वो सीक्वेंस खुद से बाउंडेड होगा। अब जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो 1/n स्क्वायर सीरीज का है वो बाउंडेड भी है और इंक्रीजिंग पहले ही था, लिहाजा वो कन्वर्जेंट है बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। अब चूंकि वो कन्वर्जेंट है इसलिए सीरीज कन्वर्जेंट है, राइट। सो नाउ यू हैव दैट थ्योरम। अब वो थ्योरम क्या है कि अगर कोई सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म की सीरीज जो है, अगर जो सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म होगी तो वो कन्वर्जेंट होगी इफ एंड ओनली इफ इट्स सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज बाउंडेड। मतलब अगर नॉन नेगेटिव टर्म की सीरीज है तो उसके लिए हमें उसकी जस्ट सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम को बाउंडेड प्रूव कर देंगे तो वो कन्वर्जेंस हो जाएगी। ये बड़ा एक सॉफ्ट वे है, एक आसान रास्ता है, यानी कि यू जस्ट मेक श्योर वेदर यू हैव ए सीक्वेंस सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स और नॉट। अगर सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स है तो अब आप उसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनाएंगे जस्ट उसको बाउंडेड प्रूव कर दें तो हमारी सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट हो जाएगी, राइट। तो ये बड़ा एक आसान तरीका है जिसके लिए हमने एक एग्जांपल भी कोट की। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आइडिया इज, अब सीरीज से रिलेटेड एक थ्योरम है, बड़ा आसान सा थ्योरम है। लेट summation a k varies from 1 to infinity is equal to a and summation b k is equal to b. Then number 1 summation a k plus b k varies from 1 to infinity is equal to a plus b, which is equal to summation a k varies from 1 to infinity plus summation b k varies from 1 to infinity plus minus भी कर लें। and secondly summation alpha a k varies from 1 to infinity is equal to alpha a, which is equal to alpha times summation a k varies from 1 to infinity where alpha belong to r। ले जी, ये भी एक परमिट है जो आपको हम दे रहे हैं कि भाई अगर दोनों सीरीज कन्वर्जेंट है तो फिर उनका सम भी कन्वर्जेंट है और उनका डिफरेंस भी कन्वर्जेंट। अगर दोनों सीरीज कन्वर्जेंट है, ये सीरीज भी कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट, तो उनका सम भी प्लस माइनस, तो फिर इनके सम की जो सीरीज है वो भी कन्वर्जेंट है, इनके डिफरेंस की सीरीज जो है वो भी कन्वर्जेंट है। अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा टाइम एक तो वो वही आ जाएगा, यानी कि अगर इसका आंसर ये आ रहा है तो इसका टाइम अल्फा टाइम ये आ जाएगा। अगर सीरीज की हर टर्म को किसी अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनफैक्ट आप उसकी लिमिट को अल्फा से मल्टीप्लाई कर दें, ये उसका आंसर होगा। ये एक परमिट दे रहे हैं, इंटरेस्टिंग है कि अगर सीरीज की हर टर्म को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली आप क्या करते हैं, अगर वो सीरीज कन्वर्जेंट है उसकी लिमिट एल है तो आप उस एल को उस अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी। प्रूफ इसका बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। अगर आप इसका प्रूफ करना चाहते हैं, समेशन ए के प्लस बी के वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो इसका S1 क्या होगा, A1 प्लस B1, S2 क्या होगा, A1 प्लस B1 प्लस A2 प्लस B2 और सो ऑन। S के क्या होगा, इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम होगा A1 प्लस B1 प्लस A2 प्लस B2 प्लस 1 प्लस AK प्लस BK। चूँकि एडिशन है, एडिशन कम्यूटेटिव होती है, ज़्यादा टर्म्स को आगे पीछे करने से AK वाली पहले लिख लें, BK वाली बाद में लिख लें, तो ये बन जाएगा A1 प्लस A2 प्लस 1 प्लस AK प्लस B1 प्लस B2 प्लस 1 प्लस BK। और फर्ज करेंगे जो पहली जो सीरीज है ये उसका SK बन गया, तो उसको आप S1 के कह दें, SK1 कह दें पहली सीरीज, या चलो इसको आप SK स्टार कह दें,
ठीक है। और ये दूसरी बी वाली सीरीज का बन गया बी के, दिस इज बी के, तो इसको आप एस के डबल स्टार कह लें। अब दोनों साइड पे लिमिट लगाएंगे तो यू नो ए वाली सीरीज कन्वर्जेंट है, लिहाजा उसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल्स है वो भी कन्वर्जेंट है और इसका आंसर ए होगा। और ये भी कन्वर्जेंट है दूसरी वाली सीरीज समेशन बी वाली, और इसका आंसर बी होगा। तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे सो बट देन इस तरह से बीच में माइनस माइनस लगाते जाएंगे तो माइनस वाले अरेंज हो जाएंगे, ये माइनस यहाँ आ जाएगी बस। सो लिमिट k varies from 1 to infinity s k will be equal to limit k varies from 1 to infinity s k star plus limit k varies from 1 to infinity k tends to infinity s k double star, and what is this? This is a. What is this? This is b. क्यों? क्योंकि वो हमारी जो एस के स्टार जो है वो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम फॉर ए है, वेयर लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटी एस के स्टार इज इक्वल टू ए है, एंड लिमिट k टेंड्स टू इन्फिनिटी एस के डबल स्टार इज इक्वल टू बी है। यानी कि हमने ये सपोज कर लिया, इतना कहने का मतलब यही हो जाता है कि एस के स्टार जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल समेशन ए के है और एस के डबल स्टार सीक्वेंस ऑफ पार्शियल समेशन है बी के है। चूँकि वो दोनों गिवन थी कन्वर्जेंट की, उसकी लिमिट ए थी, इसका मतलब वो कन्वर्जेंट है, इसका मतलब उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम भी कन्वर्जेंट है। और दूसरी की लिमिट बी थी, सम बी था, इसका मतलब वो भी कन्वर्जेंट है और उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है जो कि एस के डबल स्टार लिया है वो बी को कन्वर्ज करता है। ठीक है, तो अब हमने प्रूव कर दिया कि एस के जो कि उनके सम के सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम थी वो भी कन्वर्जेंट है, वो a प्लस बी को कन्वर्ज करती है। हेंस बाय डेफिनेशन सुमेशन ए के प्लस बी के ये जो सीरीज है k varies from 1 to infinity, इसका सम a प्लस बी आ गया। एंड व्हाट इज a? दिस इज इन फैक्ट summation a के k varies from 1 to infinity plus summation b के k varies from 1 to infinity। तो अब याद रखिए ये भी एक फॉर्मेट है, अगर दोनों सीरीज कन्वर्जेंट हैं तो तब उनकी ये एडिशन इस तरह से हो सकती है, ये इस तरह से सेपरेट भी आप खुद ब खुद नहीं कर सकते अनलेस के बोथ सीरीज आर कन्वर्जेंट और कन्वर्जिंग टू डेफिनेट नंबर्स। अगर एक इन्फिनिटी है और दूसरी जो है वो माइनस इन्फिनिटी है तो इस तरह से फिर ये नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो आपका फिर जो है वो डिफरेंट सा आंसर आ जाएगा। तो ऐसी एग्जांपल आगे आएंगी जिसमें हम देखेंगे कि इस किस्म की जो है जो एडिशन की एक्सपेंशन जो आपने की या सब्ट्रैक्शन की जो एक्सपेंशन करेंगे वो तभी पॉसिबल है व्हेन बोथ द सीरीज आर कन्वर्जेंट, राइट। अगर एक भी सीरीज़ कन्वर्जेंट नहीं है, मसलन ये वाली सीरीज़ कन्वर्जेंट नहीं है, तो फिर आप ये a प्लस बी आंसर नहीं लिख सकते, राइट। ये तभी पॉसिबल है जब पहली सीरीज़ भी कन्वर्जेंट है, कन्वर्जिंग टू ए है, और दूसरी सीरीज़ भी कन्वर्जेंट है, कन्वर्जिंग टू बी है, तब उनकी जो कंबाइंड सीरीज़ जो उनको सम करने से जो सीरीज़ बन रही है दैट वुड बी कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जिंग टू a प्लस बी। ओके ओके, तो अब देखिए नेक्स्ट रिजल्ट क्या है जी। इसी तरह से बाकी आप दोनों रिजल्ट जो है वो प्रूव कर सकते हैं, वेरी सिंपल, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आइडिया जी काशी क्राइटेरियन। फॉर सीरीज, अच्छा ये काशी क्राइटेरियन बिल्कुल वही है, ये यू नो एम एन जो है वो ग्रेटर देन एन स्टार वेयर एन स्टार इज वेरी वेरी लार्ज, ये होता था ना जी। आप ये कहते थे कि ए एम माइनस ए एन मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन एन स्टार। तो फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एन स्टार बिलोंग टू एन सच दैट दिस। और यहाँ पे आप चूँकि सीरीज़ की बात कर रहे हैं तो सीरीज़ में आप सीरीज़ की कन्वर्जेंस बेस करती है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम।
तो इसका मतलब सीरीज कन्वर्ज करती है तो उसका सीक्वेंस पार्शियल सम कन्वर्ज करता है। और आपको पता है अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो तो वो कॉशी होता है। अगर वो कॉशी है तो अगर सीरीज पहले अगर समेशन ए के ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ये कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट हो के कॉशी है। अगर ये कॉशी है तो इसका मतलब एस के और माइनस एस के डैश ये जो है लेस देन एप्सिलॉन होगा, ये एम एन, वेयर के एंड के डैश आर वेरी लार्ज। और अगर मैं के डैश को मतलब इस के की मदद से लिख लूँ, मतलब एस के माइनस एस के डैश को मैं लिख लूँ के प्लस पी, तो ये लेस देन एप्सिलॉन है। नाउ लुक एट दिस के प्लस पी, यानी कि के इसका मतलब जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो के ये के प्लस पी टर्म है, ये के टर्म है, तो पहले के टर्म इसमें कर देंगे, के प्लस 1 से पी तक पहुंच जाएंगे आप। इसका मतलब के प्लस 1 से पी तक का जो टर्म का सम है वो नेग्लिजिबल है। व्हाट डज इट मीन दैट कि टेल के एक ख़ास लिमिट तक जो है सीरीज़ की कन्वर्जेंस का पता चल जाता है। उसके बाद टेल के बाद आप ये जितनी मर्जी टर्म है बेसिकली उनका डिफरेंस और डेविएशन जो है वो नेग्लिजिबल है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की। लिहाजा इसका मतलब ये है कि वो सीरीज़ के सम में को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता। ठीक है, इसका मतलब अगर कोई सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो फिर उसकी टेल एक लार्ज नंबर के बाद जो टर्म्स आ रही हैं जितनी मर्जी बड़ी है उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। ये बात हमारी समझ में आती है कि अगर सीरीज़ की टर्म्स जो है वो इतनी कम हो जाती हैं कि उनके दरमियान अब डिफरेंस जो है वो नेग्लिजिबल होना शुरू हो गया है, जैसे सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी। चलें अगर अभी आपको ऐसे समझ नहीं आ रही तो हम इसका प्रूफ करते हैं, फिर आपको समझ आएगी। देखिए सो स्टेटमेंट इज, ये मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल इसी जैसी स्टेटमेंट है। द सीरीज समेशन a k will from 1 to infinity is convergent if and only if for epsilon positive there exists a natural number n star, there exists n star belong to n such that an plus 1 plus an plus 2 plus 1 plus an plus p mod is less than epsilon. Look at this. इसका तो हमारी जो टर्म थी वो तो ये थी a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस so on प्लस an, ये थी। और उसके बाद an प्लस 1 प्लस so on प्लस an प्लस p प्लस so on आगे भी चल रही है। तो वो ये कह रहा है कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो an प्लस 1 से p कब बोला, when n और n प्लस पी ग्रेटर देन n स्टार। ऑफ कोर्स वो n प्लस पी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि p भी नंबर है, तो अगर n ग्रेटर देन n स्टार है तो ये लाजमी है। तो इसी को एक कंडीशन पे भी ला सकते हैं कि व्हेन n ग्रेटर देन n स्टार। लुक मतलब वो क्या कहना चाहता है, पहले n स्टार बहुत लार्ज ले ले, बहुत लार्ज ले ले, उस लार्ज के बाद जो जितनी मर्जी बड़ी स्टेप बना लें n प्लस पी तक जा लें या 2n प्लस पी तक या n प्लस पी स्क्वायर तक, जहाँ तक मर्जी बना लें, तो ये जो टर्म्स हैं इनका सम जो है वो नेग्लिजिबल होगा। इनका सम क्या है, नेग्लिजिबल है। यानी कि हमारी जो सीरीज है इन्हीं टर्म से उसका सम आ गया, इन्हीं टर्म से सम आ जाएगा। और ये जो टर्म है या इससे आगे या उससे आगे जो है वो सारी की सारी नेग्लिजिबल होंगी। लेकिन ये n जो है क्या है यहाँ पे हमारा n ग्रेटर देन n स्टार है, यानी कि ये चले जी n स्टार आ गया, ये आप n स्टार तक लगा लें। ठीक है, n स्टार के बाद वाली जो टर्म्स हैं ये सारी की सारी क्या होंगी, नेग्लिजिबल होंगी।
यानी कि एक लार्ज नंबर के बाद हमारी सीरीज का सम आ जाता है, ये वो कहता है। ठीक है, तो काशी का भी यही आइडिया है कि भाई अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो चूँकि ये क्यों ऐसा है, ऐसे इसलिए है कि आपने ये भी कहा था अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट ज़ीरो है। अगर लिमिट ज़ीरो है तो इसका मतलब सीक्वेंस कम होते 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 ठीक है ज़ीरो की तरफ चलना शुरू हो जाता है। जब ज़ीरो की तरफ चलना शुरू हो जाता है तो एक किस हद तक टर्म्स कंट्रीब्यूट करेंगी, ज़्यादा लाजमी बात है एक बड़े से बड़ा वेरी वेरी लार्ज एन स्टार लेंगे कि उसके बाद जो टर्म्स हैं उनका सम तो करेंगे, लेकिन हम कैलकुलेट करेंगे तो वो जो आपने एप्सिलॉन लिया होगा उससे भी कम आएगा। दिस इज़ व्हाट ही इज सेइंग, राइट। अब प्रूफ में आपको और बेहतर समझ आएगी, देखिए कैसे। सो नाउ फॉलो द डेफिनेशन कि सीरीज जो है कन्वर्जेंट होगी इफ एंड ओनली फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एन स्टार बिलोंग टू कैपिटल एन साइड एट ए एन प्लस वन से ए एन प्लस पी, जो है वो क्या हो, नेग्लिजिबल हो, लेस देन एप्सिलॉन हो, व्हेनेवर एन ग्रेटर देन स्टार। चलिए प्रूव करते हैं, देखिए। प्रूफ बहुत सिंपल है, आप सपोज कर लें कि हमारा जो सीरीज कन्वर्जेंट है। अज्यूम द सीरीज summation a k varies from 1 to infinity is convergent। अगर ऐसी बात है तो बाय डेफिनेशन इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम भी कन्वर्जेंट होगा। देन बाय डेफिनेशन the sequence sk the sequence of its partial sums is also convergent। अब आप ये भी जानते हैं एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉशी, लिहाजा ये कॉशी की डेफिनेशन है आपने। ऑल्सो every convergent sequence is Cauchy, ठीक है जी। hence for epsilon positive there exists a natural number n star belong to n such that क्या होगा, a n प्लस p माइनस ए एन मॉड लेस देन एप्सिलॉन। आप देखिए n प्लस p चूँकि फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन एन है, तो अगर n ग्रेटर देन n स्टार लेते हैं तो n प्लस p अंडरस्टूड है ग्रेटर देन n स्टार हो जाएगी, इसमें कोई ऐसी शक करने वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा a के लिए बात तो आप a के कह लें, a के प्लस p, राइट। उसमें मुझे नहीं पता कि स्टेटमेंट में हमने एन लिखा था कि ए के लिखा था, मुझे तो वहाँ पे हमने स्टेटमेंट में क्या लिखा था जी, देख लेते हैं। स्टेटमेंट में हमने लिखा था ए एन लिखा था, तो फिर आप इसको भी एन प्लस पी कर लें, इसको भी एन कर लें, इसको भी एन कर लें, और एन वेरीज फ्रॉम 1 to infinity, इसको भी एन कर लें, राइट। ये कोई मसला नहीं है, ये इंडेक्सिंग वेरिएबल है, कुछ भी ले सकते हैं, एस के, एस एन, एस टी, एस पी, वॉट एवर यू वांट टेक यू कैन, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो एक जैसा रखिए। ठीक है, एस एन आप देखिए हमने व्हेनेवर एन ग्रेटर देन एन स्टार, अगर एन ग्रेटर देन एन स्टार है तो एन प्लस पी भी ग्रेटर देन एन स्टार होगा और ये एम बन जाएगा, तो हमारी कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन पूरी है, ए एम माइनस ए एन लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, सॉरी ए एन भी नहीं कहना चाहिए, एस एन, क्योंकि हमने एस एन को कहा है कन्वर्जेंट, एस एन कन्वर्जेंट है और एस एन कॉशी है, एस एन कॉशी है तो एस एन प्लस पी माइनस एस एन। अब एस एन प्लस पी क्या है, ए वन से लेके ए एन प्लस पी वन की टर्म, और ये ए वन से ए एन की वो कट जाएगी, बाकी एन प्लस वन से पी रह जाएगी, और ए वन प्लस ए टू प्लस वन प्लस
ए एन प्लस वन प्लस ए एन प्लस टू प्लस वन प्लस ए एन प्लस पी, ये पहली वाली होगी। इसकी एस एन की डेफिनेशन, एस एन प्लस पी की डेफिनेशन 1 से लेके एन प्लस पी, और अगली माइनस एस एन की डेफिनेशन माइनस ए वन प्लस ए टू प्लस वन प्लस ए एन मॉड लेस देन एप्सिलॉन। और इसमें से देखिए ये सारे के सारे, ये फर्स्ट जो पहली टर्म है ये और ये सेम है, ये कट जाएंगे, बाकी ए एन प्लस वन से ए एन प्लस पी बच जाएगी। और ए एन प्लस वन प्लस ए एन प्लस टू प्लस वन प्लस ए एन प्लस पी मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एन ग्रेटर देन एन स्टार। लें जी, एक रास्ता प्रूव हो गया। कन्वर्सली ये सपोज करें, अगर ये सपोज करें कि लेस देन एप्सिलॉन, तो इसका मतलब ये आपने कर लिया, ये कर लिया, तो इसका मतलब ये कॉशी है, ये कॉशी है, तो आपको पता है कॉशी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज ऑलवेज कन्वर्जेंट, ठीक है। और वैसे भी अब ये भी कह सकते हैं काशी है तो ये बाउंडेड है, और एस एन जो है सीक्वेंस जो है वो पार्शियल सम, ठीक है, वो मोनोटोन है। चले, हमें इसकी गारंटी नहीं है कि वो नॉन नेगेटिव टर्म्स है, तो अब ऐसे ही चलिए। ऐसे कैसे कि अगर ये सपोज कर लेते हैं ये है, तो इसका मतलब ये चीज़ है, इसका मतलब ये है, इसका तो ये सीक्वेंस कॉशी है, और रियल में हर कॉशी जो है वो कन्वर्जेंट होता है। द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट है, इसलिए सीरीज कन्वर्जेंट है, राइट। इसको आप लिखना चाहें तो लिख भी लें, लेकिन मेरा ख्याल ऐसी बात कोई नहीं है, वेरी सिंपल। Conversely, suppose for epsilon positive there exists a natural number n star belong to n such that an plus 1 plus 1 plus an plus p mod is less than epsilon whenever n greater than n star. This implies Sn plus p minus Sn is less than epsilon when n greater than n star. This implies Sn is Cauchy, and you know that every Cauchy sequence of real number is convergent. So it is convergent. कैसे? बाय कॉशी क्राइटेरियन ऑफ सीक्वेंसेस. So it is convergent by Cauchy criterion of sequences. Hence Sn is a convergent sequence. This means that the series is convergent. ठीक है? Thus Sn is convergent, and hence the series summation a and n with from 1 to infinity is convergent. ले जी, ये था काशी क्राइटेरियन ऑफ फॉर सीरीज। ये आपने देखना है कि आपको काशी क्राइटेरियन फॉर सीरीज कहा गया, तो काशी क्राइटेरियन फॉर सीक्वेंसेस, सीक्वेंसेस में ये था कि लेट एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज काशी, या यूँ कह लें अ सीक्वेंस इज काशी इफ एंड ओनली इफ इट इज कन्वर्जेंट। लेकिन यहाँ पे जो काशी क्राइटेरियन फॉर सीरीज जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। इसका मतलब है कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसकी जो है एक लार्ज नंबर के बाद जो सीक्वेंस ऑफ टर्म्स है वो नेग्लिजिबल है। वो क्या है? यानी कि आपकी जो सीरीज जो है, ये देखें ना, अगर आपका सीक्वेंस चल रहा है, कोई सीक्वेंस चल रहा है, तो आपको पता है सीक्वेंस के एंड टर्म जो है वो ये जीरो की लाइन है,
ये एक्स एक्सिस है, जीरो की लाइन है, तो उसने जीरो तो होना ही है ना, जीरो को उसकी एन टर्म की लिमिट जीरो होनी है, एंड पे जाकर उसने एक्स एक्सिस पे जाकर जीरो होना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब ये टर्म जीरो होना शुरू हो गई है इसके बाद, तो ये जो स्ट्रिप है एक एन स्टार जरूर आएगा कि उसके बाद चूंकि टर्म वैसे जीरो होना शुरू हो गया, तो उनका जो सम है वो नेग्लिजिबल होगा उस एन स्टार के बाद, वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो यही जो टर्म्स हैं इन्हीं का सम जो है वही सीरीज का सम होगा। दैट्स वाई ये कॉशी सीक्वेंस, कॉशी क्राइटेरियन फॉर सीरीज इज वेरी सिंपल एंड इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। जो कि आपको ये मैसेज दे रहा है कि आपका जो अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसकी जो टेल वाली जो टर्म्स का जो है वो मतलब उनका जो सम है ए एन प्लस वन प्लस ए एन प्लस टू प्लस वन प्लस ए एन प्लस पी, ये देखिए कितनी ज़्यादा टर्म है, ए एन प्लस पी वाट एवर यू वन हैव, ए एन प्लस पी, पी पता नहीं कितना बड़ा है, जितना भी आगे चले जाएँ तो इनका जो सम है दैट मस्ट बी नेग्लिजिबल लेस देन एब्सोल्यूट, राइट। ओके, चलिए जी आगे हम देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है। अच्छा, इसका मतलब ये भी है कि अगर कोई सीरीज, हमें ये भी मैसेज मिल रहा है कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो इसका मतलब है वो कन्वर्जेंट होगी फ्रॉम एन टू इन्फिनिटी भी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है, ये तो हमने वैसे पहले भी बात कर ली कि अगर कोई सीरीज जो है समेशन ए के विल फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब है समेशन ए के विल फ्रॉम कैपिटल एन टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये भी वेर कैपिटल एन इज एनी नेचुरल नंबर, चलो स्मॉल एन कर देते हैं, तो वेर के फ्रॉम स्मॉल एन टू इन्फिनिटी ये भी कन्वर्जेंट होगी, हमें ये भी कहता है। अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि फर्स्ट जो फाइनाइट सम है उसका तो हमें पता चल जाता है, और आगे वाले जो है यू नो उसको हम इवेल्यूएट कर लेंगे बाय काशी क्राइटेरियन, ठीक है। तो इसका एक मैसेज ये भी है कि अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये सीरीज भी कन्वर्जेंट है, राइट। यानी कि फर्स्ट फ्यू टर्म्स जो है वो छोड़ने से सीरीज की कन्वर्जेंस पे इफेक्ट नहीं करता, और दूसरी बात जो है सीरीज की कन्वर्जेंस उसकी टेल से स्टडी की जाएगी। सीरीज की कन्वर्जेंस डिपेंडिंग अपॉन इट्स टेल, क्योंकि जब टेल का सम नेग्लिजिबल होना शुरू हो जाता है तो वो कन्वर्जेंट हो जाती है। तो ये काशी क्राइटेरियन इस लिहाज से बहुत वर्थ वाइल है, इन अ सेंस वी कैन डिड्यूस दैट इफ अ सीरीज इज कन्वर्जेंट फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी देन इट इज फ्रॉम एन टू इन्फिनिटी, यानी कि एन 100 लगा लें, चलो अगर एन की जगह मैं 100 लगा लूँ तो इसका मतलब अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये सीरीज भी कन्वर्जेंट है, यानी कि पहली 100 टर्म छोड़ने से मुझे फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। दिस मीन्स दैट द कन्वर्जेंस ऑफ ए सीरीज इज डिपेंडिंग अपॉन इट्स टेल, यानी कि टेल के अंदर अगर सम नेग्लिजिबल होना शुरू हो जाता है, सम ऑफ फ्यू टर्म्स आर मेनी टर्म्स आफ्टर लार्ज नेचुरल नंबर एन स्टार, उसके बाद जो टर्म्स आती हैं सीरीज की, अगर उनका सम नेग्लिजिबल है तो इसका मतलब हमारी सीरीज कन्वर्जेंट है। इसका मतलब जो फर्स्ट फ्यू टर्म्स हैं, पहली 100, 200, 300, 400, 1000 टर्म्स, उनको छोड़ भी देंगे तो उससे उसकी कन्वर्जेंस पे इफेक्ट नहीं होता। लिहाजा अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट, कन्वर्सली अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि इसकी कन्वर्जेंस लिमिट आ जाएगी, और जो फर्स्ट फ्यू टर्म्स हैं वो मैटर नहीं करती, राइट। तो हम यही कहते हैं if this series is convergent, then so because this series is convergent, and conversely if this series is convergent then this series is also convergent, right। तो ये काशी क्राइटेरियन से हमें ये फ़ायदा हो गया। ओके जी, मेरा ख्याल आज इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम नया टेस्ट करेंगे, काशी कंडेंसेशन टेस्ट, वो क्या है उसकी बात करें।